हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में ये बता सकते हैं कि उस पे जो नेट चार्ज है, चार्ज जीरो है या नॉन जीरो है। चार्ज अगर जीरो होता है तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पानी में इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलेगा। अगर पोलर है मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है तो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो वाटर में घुल जाएगा। तो कौन वाटर में घुलेगा, कौन वाटर में नहीं घुलेगा, ये भी एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सॉल्युबिलिटी। तो बात ये है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को का भी डिफरेंस शो करे, किस बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर। तो जो किसी भी मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज है या नेट चार्ज जीरो है उसको कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का चार्ज, तो मॉलिक्यूल के चार्ज के ऊपर होता है मॉलिक्यूलर पॉलरिटी। मॉलिक्यूलर पॉलरिटी का डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को ध्यान रखना, रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। म्यू डी आप बोल सकते हो, जो डिपेंड करेगा चार्ज पे। और कम से कम अगर कहीं पे भी कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कम से कम कितने एटम होंगे, दो एटम। दो एटम तो कम से कम होंगे। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और उनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो चार्ज का जो इंडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। तो बात यह है कि जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये चार्ज डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर पॉलरिटी का, चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ। क्लियर। बॉन्ड कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा, तो कम से कम कितने एटम, दो एटम। डाई एटॉमिक में डाई एटॉमिक में जो भी बॉन्ड लेंथ और चार्ज का मल्टीप्लाई होता है उसको अपन बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्लियर। तो डाइपोल मोमेंट जो है क्या है, पॉलरिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल की पॉलरिटी। ओके। इसके अलावा इसके बारे में सबसे पहले किसने बोला था, पॉलिंग ने। और डाइपोल मोमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, अभी मैंने बोला था चार्ज पे और डिस्टेंस पे। डाइपोल मोमेंट का सीधा सा फॉर्मूला अपन बोलते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ। कम से कम कोवलेंट मॉलिक्यूल में कम से कम कितने एटम होंगे, दो एटम। डायटोमिक में कम से कम कितना बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड। अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर ड्यू टू ईएन डिफरेंस। तो किसी एक पर आएगा नेगेटिव, किसी एक पर आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, चार्ज। तो चार्ज और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। चार्ज इंटू डिस्टेंस के ऊपर क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। अब बात ये है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर एक बार अपन अंदाज लेते हैं तो एटम के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस अगर अपन लेते हैं तो डिस्टेंस अपन ले सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर चार्ज इंटू डिस्टेंस से हम डाइपोल मोमेंट का यूनिट भी बता सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा आगे जाके, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, डे बाई। कैसे आता है ये, आप चार्ज लेते हो, मैंने क्या बोला, कम से कम कोवलेंट मॉलिक्यूल में कम से कम कितने एटम होंगे, दो एटम। अगर दो एटम होंगे तो सिंगल बॉन्ड तो कम से कम होगा। और सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। अब यहाँ पे जनरली चार्ज और डिस्टेंस लेते हैं सीजीएस में। तो 1 कूलॉम का सीजीएस में चार्ज होता है 3 इंटू 10⁹ उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। और डिस्टेंस मैंने क्या बोला, डिस्टेंस मैंने बोला था 1 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो 1 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर कर सकते हो आप। चार्ज आ गया, डिस्टेंस आ गया, डाइपोल मोमेंट आप करोगे चार्ज इंटू डिस्टेंस, इनको रखोगे तो जो भी यूनिट आएगा वो आएगा 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर में आएगा। इसको बोला गया था 1 डे बाई।
जो यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट का। के ऊपर वाला पॉइंट ये है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर है तो क्या होगी, डायरेक्शन होगा, और वैल्यू तो होगा ही। अब डायरेक्शन आप खुद देख सकते हो, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से हो रहा है, लो ई एन टू हाई ई एन। क्लोरीन का ई एन हाई है तो लो ई एन टू हाई ई एन बोल दो, या लो ई एन वाले पे चार्ज क्या होगा प्लस, हाई ई एन वाले पे चार्ज क्या होगा माइनस, तो प्लस टू माइनस बोल दो, या लो ई एन टू हाई ई एन बोल दो। या कभी कभार आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे अमोनिया है, इसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप पूछते हो नेगेटिव, और सेंट्रल एटम को बोलते हो पॉजिटिव। तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पूछते हो सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ये भी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। सीधा वर्ड में पूछते हो आप लो ई एन टू हाई ई एन। ओके, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो क्या होगा, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड। लो ई एन टू हाई ई एन। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डे बाई। वन डे बाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻18 ई एस यू इंटू सेंटीमीटर। ई एस यू चार्ज की यूनिट होती है, किसमें, सीजीएस में, और सेंटीमीटर आपको पता है बॉन्ड लेंथ का। ओके, अब अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो क्या है डाई एटॉमिक, मैंने क्या बोला, कम से कम कितने एटम होंगे, दो एटम तो होंगे ही होंगे। दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज है तो हम बोलेंगे चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी, जिसको बताता है डाइपोल मोमेंट। और डाई एटॉमिक अगर दो एटम है और अगर उनका डेल्टा ई एन जीरो हो, ऐसे H2N2, ये जो है O2 F2 है ना, Cl2, इन सबका डेल्टा ई एन का डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो अगर ई एन डेल्टा ई एन जीरो है तो इनका म्यू भी क्या होगा, जीरो। म्यू जीरो होगा मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर। मतलब मैं सीधा सा ये बोल सकता हूं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट सीधा डिपेंड करेगा डेल्टा ई एन पे। डेल्टा ई एन अगर आपका जीरो मिल गया तो म्यू भी जीरो मिलेगा, और म्यू जीरो मिलेगा तो मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे ही सारे हो गए। और अगर हेट्रोएटॉमिक, दोनों एटम अलग अलग हो, डिफरेंट, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, हेट्रोएटॉमिक है, तो किसी आपको पता है जिसकी ई एन हाई होगी उस पर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। और जिसकी ई एन कम होगी उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बात यह है, यहां से आप एक सीधा सा एक वर्ड निकाल सकते हो, डाई एटॉमिक में डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। अगर डेल्टा ई एन जीरो आ रहा है तो वो म्यू जीरो होगा, नॉन पोलर जैसे कि ये हो गए। और अगर डेल्टा ई एन जो है वो अगर जीरो ना हो, डेल्टा ई एन अगर जीरो ना हो तो वो सारे होंगे पोलर। पोलर में ज्यादा पोलर कौन, जिसका डेल्टा ई एन हाई, जैसे ये आपके सामने पड़े, आपको साफ दिख रहे होंगे शायद, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। क्लोरीन का ई एन होता है 4, क्लोरीन का होता है 3.1, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। तो ई एन अगर डिक्रीज होगा तो डेल्टा ई एन डिक्रीज होगा, डेल्टा ई एन डिक्रीज होगा, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज होगा। तो सीधा सा बोलो, डाई एटॉमिक म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। नेक्स्ट, पॉली एटॉमिक, अगर एटम ज्यादा आ गए, दो से ज्यादा, तो फिर वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या है, डायरेक्शन है। जैसे अगर मैंने बोला है एक मान लो BCl3 है, तो BCl3 में क्लोरीन का ई एन है 3.1, बोरॉन का ई एन है 2। डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी क्लोरीन की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी क्लोरीन की तरफ। तो ये वेक्टर, वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। इस वेक्टर का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा, ऊपर। बात ये है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी अगर म्यू है और ये भी अगर म्यू है,
और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। 120 डिग्री पर अगर दो इक्वल वेक्टर रहते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी म्यू मिलेगा। इस म्यू को ऊपर वाला म्यू, क्योंकि बेटा इन दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो म्यू नेट आएगा वो म्यू नेट क्या आएगा 0 BCl3 का। तो मेरा कहने मतलब ये है जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के नंबर 2 से ज्यादा हो, यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब पॉली एटॉमिक में हमेशा नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है वेक्टर सम के। वेक्टर सम अभी ये ऐसे μ1 μ2 μ3, तो ये देखो μ1 क्या था ये μ1 ऊपर वाला, μ2 और μ3 इनका रिजल्टेंट इधर आ गया, तो इन रिजल्टेंट इसका आ गया म्यू और ऊपर वाले का आ जाएगा माइनस म्यू, तो म्यू में से माइनस म्यू जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर? ओके। तो पॉली एटॉमिक में हमेशा तुम्हें किसके अकॉर्डिंग करना है वेक्टर के अकॉर्डिंग। इसका एक सीधा फॉर्मूला ये भी आता है म्यू नेट इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ये भी कर सकते हो आप 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। जब भी आपको एटम के नंबर 2 से ज्यादा मिले 3 4 पॉली एटॉमिक में आप लगा सकते हो। ओके, जैसे BCl3 था तो ये दोनों जो है इनके बीच में आ गया 120, तो ये म्यू इनका अगर आप करोगे यहाँ पे cos 120 रखोगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये भी आ जाएगा म्यू आ जाएगा। फिर इस वेक्टर के साथ अगर आप लोगे तो आपको एंगल लेना पड़ेगा 180 का, इसको ये कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा 0, म्यू नेट क्या आ जाएगा 0। ओके, इसको आप सिंपल एक ये भी बोल सकते हो, सुनना ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इन अ मॉलिक्यूल सराउंडिंग एटम आर सेम सेंट्रल एटम डू नॉट हैव लोन पेयर। अगर एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे सिमिलर हैं, जैसे BF3 BCl3 PBr3 PI3 CCl4 CI4 CO2 है ना, या आप बोल सकते SF6 IF7 PCl5 PBr5, इन सभी में आप देखते हो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे सिमिलर है, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 मिलेगा। और डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगा तो इन सभी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये 2 4 एग्जांपल लिख रखा है मैंने, बहुत बता दिया BF3 BCl3 BBr3 BI3 CCl4 CI4 CO2 CH2, ये भी उसको कार्बन डाइसल्फाइड, SF6 हो गया, IF7 हो गया, सेलिनियम F6 भी बोल सकते हो आप, जो भी आपको बोलना हो, बस सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सराउंडिंग एटम सारे सिमिलर होने चाहिए। फिर सेकंड लाइन दरगाह है इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 1 लोन पेयर, अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है डाइपोल मोमेंट मे बी 0 मे बी नॉट 0। अभी बताऊंगा इसकी बात। मतलब ये है जैसे ये जीनॉन F4 है, इसके लिए आप ये भी बोल सकते हो अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर के नंबर पहले क्या था, पहले बात ये थी कि लोन पेयर नहीं हो सेंट्रल एटम में, सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे सेम है तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, डाइपोल मोमेंट 0। अगर एक लोन पेयर हो 1 लोन पेयर वाला, अब 1 लोन पेयर वाला कौन कौन से, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं CCl2 में एक लोन पेयर होता है, सराउंडिंग एटम सेम होगा एक लोन पेयर वाला, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, फॉस्फीन में एक लोन पेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से SF4 में भी एक लोन पेयर होता है, IF5 में भी एक लोन पेयर होता है, जीनॉन F6 में भी एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर अगर है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा।
और जीरो नहीं होगा मतलब वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ये बात ध्यान रख लो। सराउंडिंग एटम सारे सिमिलर होने चाहिए एक लोन पर अगर है तो। थर्ड बात आती है लोन पेयर ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा में अगर अगर आपको स्ट्रक्चर मिले स्क्वायर प्लेनर मिले आपको, या आपको मिले पेंटागोनल प्लेनर, या आपको मिले लीनियर, ये तीन कंडीशन मिले तो डाइपोल मोमेंट आपको जीरो मिलेगा। मैं तीनों बता देता हूं आपको। स्क्वायर प्लेनर मतलब देखो जीनॉन F4, जीनॉन F4 में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड। जीनॉन क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 NH2 NP6। अभी तक कितने काम आए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर बचेगा ऊपर और एक लोन पेयर बचेगा नीचे। ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन 180 पर है, ये फ्लोरीन फ्लोरीन 180 पे। तो ये वेक्टर एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। सेंट्रल टू लोन पेयर ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर दो है, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलता है? जीरो। मतलब ये नॉन पोलर है, स्क्वायर प्लेनर। फिर मैंने बोला पेंटागोनल प्लेनर का एग्जांपल शानदार होता है जीनॉन F5 माइनस, ये वाला। एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे F माइनस। और एक लोन पेयर जो है, एक लोन पेयर ऊपर रहता है, एक लोन पेयर इसका नीचे रहता है। ये पेंटागोनल रहता है सिमेट्रिकल। इसमें भी आपको लोन पेयर दो मिल रहे हैं, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता है। एक लीनियर जो है वो कंडीशन ये मिलता है जब आपको सेंट्रल एटम में आपको लोन पर मिले तीन, तीन लोन पर मिले और दो मिले आपको बॉन्ड पेयर, दो मिले बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये होता है कंडीशन। ये लीनियर वाला sp3d का लास्ट कंडीशन। उसमें क्या होता है? ये दोनों लोन पेयर होते हैं 120 डिग्री के एंगल पे। तो अगर इसका म्यू है, इसका भी म्यू है, तो इनका रिजल्टेंट भी रहता है म्यू रहता है। ये सेंट्रल टू लोन पेयर, तो इन दोनों के वेक्टर को ये कैंसिल कर देता है, और ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देता है। तो इन तीनों एग्जांपल में लोन पेयर के नंबर एक से ज्यादा है, फिर भी डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता है इसका, मतलब ये नॉन पोलर के। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिनमें आपको मैं बताऊंगा अभी। तो ये पॉइंट कुछ एक देख सकते हो आप, देखो इंपॉर्टेंट नोट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है पोलर बॉन्ड, मतलब एक कंपाउंड जो है उसमें नॉन पोलर मतलब कंप्लीटली चार्ज उसमें जीरो हो सकता है। बट अगर दो एटम डिफरेंट है तो उनकी ईएन डिफरेंट होगी, और ईएन अगर डिफरेंट होगी तो किसी एक पर प्लस किसी एक पर माइनस आएगा, तो उनका बॉन्ड पोलर हो सकता है। जैसे ये सारे एग्जांपल वो है जिनमें ईएन का डिफरेंस है, ईएन के डिफरेंस होने से बॉन्ड पोलरिटी पता चलती है। और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो मॉलिक्यूलर पोलरिटी। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो है सिमेट्रिकल है, तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। मॉलिक्यूल नॉन पोलर बट उनमें डेल्टा ईएन है तो बॉन्ड पोलर है उसका। okay? पोलर मॉलिक्यूल हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स। कई बार ऐसा होगा जैसे PS3 है, उसमें देख लो क्या है, एक लोन पेयर, मैंने क्या बोला, वन लोन पेयर वाला जो होगा वो होगा पोलर, तो मॉलिक्यूल पोलर है। बट फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की जो ईएन, डेल्टा ईएन डेल्टा ईएन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का 2.1 माइनस 2.1 जीरो। तो यहाँ पे ये जो पीएच बॉन्ड जो है उस बॉन्ड की पोलरिटी जीरो है, नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है, क्योंकि इसमें एक लोन पर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट बात, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O
1.5 मतलब अगर किसी, इस पॉइंट से आप ये याद रखते हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर का नंबर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, लोन पेयर ग्रेटर देन 1, और शेप जो है वो अगर आपके पास हो, एंगुलर हो, एंगुलर बोल सकते हो, वी शेप बोल सकते हो, या किसी का टी शेप हो, टी शेप, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट आपको जीरो नहीं मिलेगा। वाटर उसी का एग्जांपल है। वाटर में जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या मिलता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे लो EN टू हाई EN और सेंट्रल टू लोन पेयर, लो EN टू हाई EN और सेंट्रल टू लोन पेयर। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा ऊपर। वाटर में सारे रिजल्टेंट ऊपर जा रहे हैं, चार्ज सारा जुड़ रहा है, चार्ज जुड़ेगा तो चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। वाटर में इसी वजह से डाइपोल मोमेंट हाई आता है H2S। दूसरा, वाटर में ऑक्सीजन की EN, ऑक्सीजन की EN भी हाई है एज कंपेयर टू H2S में जो सल्फर है उससे, उस वजह से। मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया है, अगर लोन पेयर का नंबर एक से ज्यादा हो, मतलब दो हो, दो वाले में अगर आपको शेप एंगुलर मिले, टी शेप मिले, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब जीरो नहीं होगा मतलब वो पोलर होंगे। इसका एग्जांपल वाटर भी है। और आगे एक और बता सकता हूँ आपको, जैसे आपको ये मिल जाए ClF3, ClF3 में ये 3 हो गए बॉन्ड और ये हो गए 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर जो होता है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये कंडीशन होगा sp3d में। आपको शायद दिख रहा होगा ये बीच वाला शेप, ये देखो ये टी शेप, टी शेप, ये टी शेप वाला जो है, इसमें इन दोनों लोन पेयर का जो चार्ज है, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, इनका रिजल्टेंट चार्ज यहाँ आएगा, इसके चार्ज को ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो नहीं मिलेगा मतलब ये पोलर होगा। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लोन पेयर दो है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं मिलता। एक तो ये टी शेप वाला, और एक वाटर में या जिनमें भी एंगुलर वी शेप जो होते हैं उनमें जीरो नहीं मिलता। जीरो किसमें मिलता है, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर और लीनियर sp3d वाला 2 सिग्मा 3 लोन पे के। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से आप क्या क्या बता सकते हो, तो डाइपोल मोमेंट से आप बता सकते हो पोलरिटी, सॉल्युबिलिटी बता सकते हो, जो पोलर होगा वाटर में सॉल्युबल होगा। तो अगर जिसका म्यू जीरो होगा, म्यू जीरो का मतलब क्या होगा, नॉन पोलर, मतलब वो सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल से आप कई बार ज्योमेट्री भी बता सकते हो। जैसे कैसे बताता हूं मैं आपको, अगर मान लो कई बार मेरे को ये बोल दिया जाए कि एक मॉलिक्यूल है AB4, सुनना ध्यान से सुनना, AB4 बोला गया, AB4 है, और यहाँ पे AB4 जो है, इस AB4 का डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। मतलब एक एलिमेंट है, उसने 20 रिएक्शन किया और डाइपोल मोमेंट जीरो मिला, AB4 टाइप। अब जीरो मिला ना, तो जीरो मिला मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। अब आप जितने भी कंपाउंड देखोगे, अगर आप जितने भी कंपाउंड देखोगे उसमें AB4 टाइप, जैसे मान लो एक तो आपको मान लो जैसे मिलता है CH4 मिलता है, एक अगर आप मैं बोलूं अगर, तो SF4 मिलता है, एक मैं आपको पूछता हूँ जीनोन F4 मिलता है ना। तो बात यही है यहाँ पे, जैसे CH4 है, तो CH4 में सारे बॉन्ड क्या है, सिमेट्रिकल है, सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल है, तो टोटल चार्ज का क्या मिलेगा, जीरो। जीरो मिलेगा तो मतलब ये या तो इसके क्या हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रल। जीनोन F4 मतलब इसमें भी चारों बॉन्ड किसके साथ है, फ्लोरीन, और दो इसमें लोन पेयर। अब बात यहाँ पे यही है, आपको इस AB4 में कंडीशन दे रखी होगी, अगर वो ये बोले कि इसमें AB4 है और सेंट्रल एटम में दो लोन पेयर है, अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट बोले, तब तो आपको डाइपोल मोमेंट जीरो वाला क्या मिलेगा, जीनोन F4 स्क्वायर प्लेनर। अगर बोले सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर नहीं है,
तो फिर वो क्या होती है, टेट्राहाइड्रल कंडीशन। ये नहीं होगा इस सल्फर वाले में। यहाँ आपको एक लोन पर मिलेगा, और एक लोन पर अगर मिलेगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता। बात यह है कि आप डाइपोल मोमेंट से किसी का भी ज्योमेट्री बता सकते हो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अगर जीरो मिलेगा तो वो मॉलिक्यूल होगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से होती है, जैसे sp में होता है लीनियर, sp2 में होता है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में होता है टेट्राहाइड्रल, sp3d में होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में होता है ऑक्टाहाइड्रल, और sp3d3 में होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सिमेट्रिकल है। अब इनमें कई भाग है, टी शेप, एंगुलर शेप, या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, ये मतलब उनमें कहीं ना कहीं लोन पर प्रेजेंट है, वो फिर सिमेट्रिकल नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट अगर जीरो ना हो तो कंपाउंड विल बी पोलर और अनसिमेट्रिक। जैसे H2O आ गया, तो H2O में लोन पेयर आने की वजह से, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो वाटर होता लाइन पे लीनियर होता, लीनियर होता तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या आता, जीरो आता। बट इसमें लोन पेयर है, इसलिए लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से वो बेंट हो जाता है, और बेंट हो गया मतलब वहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनसिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर आप सिस और ट्रांस बता सकते हो। जैसे जो सिस है, जैसे अगर मैं बोलता हूं एल्कीन में ये रहा क्लोरीन, ये H और ये H। कार्बन और क्लोरीन में किसकी ई एन आई होती है, क्लोरीन की। कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन की। तो इसका चार्ज जा रहा है क्लोरीन की तरफ, इसका चार्ज भी जा रहा है क्लोरीन की तरफ, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर। ओके, बट अगर इसी को मैं अगर ऐसा रख दूं, एल्कीन ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, H और ये H, यहां अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा, इसका क्लोरीन की तरफ, दोनों क्लोरीन एक दूसरे क्या है, 180 पर ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे नेट चार्ज होगा जीरो, और नेट चार्ज जीरो होगा तो म्यू क्या होगा, जीरो। म्यू जीरो होगा मतलब वो क्या है, नॉन पोलर। और ये जो है इसका नेट चार्ज ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ चार्ज जीरो नहीं होगा, मतलब इसका म्यू भी जीरो नहीं होगा। तो म्यू के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर आप इनको डिफरेंशिएट बना सकते हो। ये जो 180 पे है ये है ट्रांस, और जिसमें जिसमें चार्ज आपको मिल रहा है, नेट चार्ज, डाइपोल मोमेंट भी मिल रहा है, वो कौन से हो गए, सिस कंडीशन। तो सिस जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ट्रांस का जीरो हो सकता है। ओके, नीचे एक दे रखा है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार अगर मान लो जो भी, जैसे क्लोरीन और CH3, कई बार डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप ही बदल दें। जैसे यहाँ पे तो दोनों ग्रुप मैंने क्या लिए थे, क्लोरीन, अब मैं एक क्लोरीन कर दूं, एक CH3 कर देता हूं, तो वहां पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और CH3 है sp3, ये कार्बन है sp2, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ फिर ट्रांस वाली कंडीशन में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पर जा रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में रहेगा। बट सिस वाली कंडीशन में ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ जो है वो होगा 90 डिग्री वाला। तो आपको पता होगा थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा उतना ज्यादा होगा, कॉस थीटा ज्यादा होगा तो म्यू हाई रहता है। तो यहाँ इस वाली कंडीशन में फिर ट्रांस वाला जो है, ट्रांस वाले में तो चार्ज चार्ज जा रहा है, चार्ज वाले डायरेक्शन यहाँ पे 0 डिग्री पे है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है, तो ये ट्रांस इससे ज्यादा रहेगा। ओके, नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट जो है लोकेट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक कंपाउंड। म्यू जो होता है डाइपोल मोमेंट वो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली। ये बात कैसे, जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन पे ये दोनों क्लोरीन अटैच है, बेंजीन पे ये दोनों क्लोरीन अटैच है, और बेंजीन पर ये दोनों क्लोरीन भी अटैच है। तो यहां अगर आप देखोगे क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ एंगल मिलेगा आपको 60 डिग्री।
ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच एंगल मिलेगा 120 का, और ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ एंगल आपको मिलेगा 180 का। तो जब दो वेक्टर 180 पे हो तो म्यू क्या मिलेगा, 0। जब दो इक्वल वेक्टर 120 पे हो तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा म्यू। और जब आपको दो वेक्टर 60 डिग्री पे मिलेंगे तो आपको रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे √3 म्यू। मतलब वही बात हो गया कि इधर से इधर जाने पर थीटा इंक्रीज हुआ तो कॉस थीटा क्या हो गया, कम। कॉस थीटा कम हो गया तो म्यू क्या हो गया, कम। तो आप एंगल देख लो, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज। 60, 120, 180, एंगल इंक्रीज होने से म्यू क्या होता है, डिक्रीज। तो ये एरोमेटिक में आप पोजीशन बता सकते हो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर। डाइपोल मोमेंट जहां ज्यादा मिला वहां एंगल कम मिला, तो ये भी आप बता सकते हो। ओके, लिखा हुआ है इफ सेम सब्सिक्वेंट आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल, ये इसको अगर आप बीच में से कट करते हो तो ये इक्वल कट जाएगा। तो सिमेट्रिकल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा आपको, 0। ये मिला आपके साथ 180, 120 एंड 60 डिग्री। लास्ट आता है डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर आप किसी भी कंपाउंड में आयोनिक परसेंटेज, क्योंकि एवरी कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर मिल सकता है। ये आप बता सकते हो किसके बेसिस पर। आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट दे रखा होगा। एक्सपेरिमेंटल, जैसे अगर बात करूं यहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा होगा। इसका अगर ये आयोनिक परसेंटेज आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलेगा कि इफ इन if in HCl मॉलिक्यूल। अब HCl मॉलिक्यूल है having dipole moment is बोल देता है 1.5 dBi and bond length is 1 angstrom, then find out percentage ionic character। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो आपको गिवन है डाइपोल मोमेंट, वो गिवन होगा प्रैक्टिकल वाला, एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल आपको निकालना होगा। थ्योरेटिकल निकालना होगा कैसे, म्यू का फॉर्मूला होता है Q/D। अब आपको बॉन्ड लेंथ वहां पे गिवन होगा 1 एंगस्ट्रॉम ये रहा। और चार्ज, अब इतना आपको पता होना चाहिए, HCl मैंने बोला है, तो HCl में एक ही बॉन्ड है। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को आप चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, कूलॉम। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। कूलॉम को आगे चेंज कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, वहां से हमारे पास आ जाएगा क्यू आ जाएगा। क्यू को इस डी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू। प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू क्या कर दो 100, क्या निकालोगे आप, आयोनिक परसेंटेज। क्लियर। तो ये डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन था, और डाइपोल मोमेंट के बारे में ये अपने को जानना था। अगर कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है तो आप उस मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर, और आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता सकते हो। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।